नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान के नए एपिसोड और नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे बेल वाली सब्जियों के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा पशुधन की। पशुधन में बात करेंगे बकरी पालन के बारे में, कैसे हमारे किसान, हमारे पशुपालक इससे जुड़ सकते हैं और किन बातों का उन्हें पशुपालन में, बकरी पालन विशेष तौर पर करते हुए ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अंत में कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। गांव किसान में सबसे पहले बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में हम आपको अलग अलग फसलों के बारे में बताते हैं, बागवानी फसलों के बारे में बताते हैं, फल सब्जी और मुख्य जो फसलें हैं उनके बारे में बताते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सब्जियों की, विशेष तौर पर बेल वाली सब्जियों के बारे में आपको बताएंगे। बेल वाली सब्जियों की खासियत ये है कि कम समय में तैयार भी हो जाती हैं और बाजार में इनकी मांग भी अच्छी खासी रहती है, उपभोक्ता भी इसे पसंद करता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कैसे आप बेल वाली सब्जियों की खेती कर सकते हैं, विशेषज्ञ की तरफ से क्या सलाह दी जा रही है, आइए जानते हैं। जैसे कि हम समय समय में सुझाव देते रहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि किसान भाइयों ने बेल वाली सब्जियों की गर्मी की फसल सही समय पे, यानी फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते तक बुआई कर ली होगी। और इस मौसम में हम नाली तथा थाल विधि द्वारा बुआई की सिफारिश करते हैं, जिसमें हम किसान भाइयों को यही सुझाव देते हैं कि किसान भाई पूरब से पश्चिम की ओर नालियाँ बना लें और एक नाली से दूसरी नाली की जो दूरी होती है वो निर्भर करता है कि कौन सी बेल वाली फसल कितनी फैलती है। कुछ बेल वाली फसल है जैसे खीरा है, खरबूज है, ककड़ी है, इनके बेलें जो है काफ़ी कम फैलती है। तो इसमें किसान भाई करीब 6 से 8 फीट या 1.5 से 2 मीटर तक दूरी रखें। और कुछ बेल वाली फसल ऐसे होते हैं कि जिसमें बेल बहुत ज़्यादा फैलती है, जैसे लौकी हो गई, तोरी हो गई, तरबूज हो गया। इसमें हम यही सिफारिश करते हैं कि किसान भाई 12 से 15 फुट तक की दूरी रखे। और ये जो दो नालियों के बीच में जो जगह है उसको बेल को फैलाने के लिए रख दे। तो अभी जो समय है, किसान भाइयों ने इसी विधि द्वारा जो कि बुआई कर रखी होगी और अभी फसल में काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। अब जो समय है वो तुराई का समय है। तो किसान भाई, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि आप इस मौसम में ध्यान रखें। देखिए, आप देख रहे हैं कि अभी जो हो रहा है, बीच बीच में आंधियाँ आ जा रहे हैं। और जब आंधी आ जाती है तो जो बेले होते हैं जो काफ़ी बढ़ चुके हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो फल आपके बन गए हैं उसमें वो रोशनी नहीं आ पाती, उसमें वो हवा नहीं आ पाती। तो उसमें जो फलों की वृद्धि रुक जाती है, फल के जो है बढ़ने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। तो जैसे ही आप देखें आंधी आ गई तो दूसरे दिन आप बेलों को सीधा करें और बेल को जो फैलाने की जो सतह है, जो जगह है, उसमें आप बेलों को फैलाएं। दूसरी बात देखिए, खेत को साफ रखें। खेत में किसी तरह के खरपतवार वो पनपना ना दें। जैसे भी कोई खरपतवार आपको दिखे उसको साफ करें, क्योंकि खरपतवार में कई सारे कीड़े आते हैं जो कि दूसरे बीमारियों को फैलाते हैं। खेत में पानी दे और पानी की उचित नमी रखें। और पानी जो है सिर्फ आप नालियों में ही दे। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, जो कि नाली से बाहर आके जो बेल फैलने वाले सतह में आ जाती है, जिसमें जो भी फल आपके बन चुके हैं वो सड़ जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी सिर्फ नाली में दे और हल्का पानी दे। दूसरी बात है कि देखिए, कभी कभी किसान भाई ऐसा हो सकता है कि किसी कारण जो कि पानी दे नहीं पाते, सिंचाई कर नहीं पाते, और अगर खेत काफ़ी ज़्यादा सूख गया है, उसमें अगर आपने सीधा खुला पानी दिया तो क्या होता है, जो भी आपके फल बने हैं वो फटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खास करके ये होता है तरबूज में और खरबूजा में। तो आप पानी, हल्का पानी दें, बिल्कुल जितनी ज़रूरत है उतनी पानी दें। साथ में ये भी देखें, बहुत ज़्यादा अगर आप पानी दे देंगे तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फल सड़ जाते हैं, पौधों में दूसरी बीमारी भी आ जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि आप जो पानी की मात्रा है या उसको संतुलित रखें, या उचित मात्रा में पानी दे और खेत में नमी रखें। कुछ
बेल वाली फसल ऐसे है जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, उसमें मैं आपको यही सुझाव दूंगा, अगर आपने तुड़ाई करना है तो तुड़ाई करने से पहले 4 या 5 दिन पहले आप पानी देना बंद कर दें। अगर आपके फल पक गए हैं और उसमें आपने पानी दे दिया तो उसमें फल की जो मिठास होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो 3 या 4 दिन पहले आप अगर पानी ना दें तो उसमें आपका जो फल होगा उसमें मिठास ज़्यादा होगी, फल की गुणवत्ता ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कई बार मैंने देखा है कुछ किसान भाई, खास करके तोरी हो गया या खीरा हो गया जिसके छिलके पतले होते हैं, उनको बोरियों में भर के मंडी में भेजते हैं। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा, आप फल की तुड़ाई करें और उसको ग्रेडिंग करें। ग्रेड करके बोरियों की जगह आप प्लास्टिक का ट्रे में या आजकल गत्ते का बक्सा भी मिलता है, उसमें आप ग्रेड करके फलों को रखें तो उसमें आपको बाज़ार में अच्छा दाम मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि फल को ग्रेड करें, ग्रेड करने के बाद आप उसको बाज़ार में भेजें। तो ये तो बात है बेल वाली सब्जियों की। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज बात होगी बकरी पालन की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है हमारा पशुधन का। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे गरीब की गाय यानी बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन भी अब एक व्यावसायिक रूप लेता जा रहा है, लेकिन ज़रूरत यह है कि हमारे पशुपालक ये जाने, ये समझे कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मसलन बकरी पालन करते हुए कितनी उनकी पूंजी लगेगी, कितने बकरियों से इसकी शुरुआत करनी है, उनका आवास कैसा हो, आहार कैसा हो, इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं सीधे विशेषज्ञ से। देखिए, जब हम बकरी पालन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये बहुत आमदनी वाला व्यवसाय है, लेकिन कुछ लोगों से आपने ये भी सुना होगा, कहते हैं हमको नुकसान हो गया। तो उसमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें व्यवसाय करने से पूर्व किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने में ये देखना चाहिए हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं। दूसरा, हम किन प्रजातियों का बकरियों की चयन करें जिससे कि हमारी ब्रीडिंग सक्सेसफुल हो जाए। उसमें 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास रिसोर्सेज, जो संसाधन हैं वो क्या हैं। आपके पास ज़मीन कितनी है, आप ज़मीन में कितनी लागत लगा सकते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं, और बकरियों की देखभाल आप किस रूप में करेंगे। किस रूप में मतलब आप स्वयं बकरियों की देखभाल करेंगे या आप कुछ लोगों को बकरियों की देखभाल के लिए रखेंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके टीकाकरण हमको किस रूप में कराना है। तो जब हम बकरियों की प्रजातियों की बात करते हैं तो बकरियों की प्रजातियां 2 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। एक बड़ी बकरियां, एक छोटी बकरियां। दूसरी कि जिन बकरियों में 2 या 3 बच्चों को एक बार में पैदा करने की क्षमता ज़्यादा होती है। एक उन बकरियों के बारे में हम बात कर सकते हैं जो बड़ी बकरियां होती हैं और एक बार में एक ही बच्चे को या कभी कभी 2 बच्चों को जन्म देती हैं। तो होता क्या है कि जब हम छोटी बकरियों की बात करते हैं जो 2-3 बच्चों को जन्म देती हैं तो उनमें आपको आमदनी तेज़ी से होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बकरियों में सबसे बड़ी खास बात यह है, जैसे हम गायों की बात करते हैं तो गायों में क्या है कि गाय का जब बच्चा होता है, बच्चा देने का तो बड़ा होता है, गाभिन हो जाती है और जब दूध देना शुरू कर देती है तब उसके मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन बकरी के केस में ऐसा होता है कि बच्चा भी बिक सकता है,
मध्यम बकरी भी बिक सकती है और बड़ी बकरी भी बिक सकती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, सबसे बड़ा किसान के लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। तो अगर छोटे छोटे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो आप कम समय में ज़्यादा आमदनी ले सकते हो। जब हम बड़ी बकरियों की बात करते हैं तो बड़ी बकरियों में एक बार में बच्चा देती हैं, और जो बड़ी बकरी बच्चा दे रही है उसका बड़ा बॉडी वेट भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम किलो के हिसाब से बकरी को बेचेंगे तो वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छी आमदनी दे देगी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको किस रेट से आमदनी चाहिए। पहली चीज़ तो हमको, आज हमने बकरी पालन शुरू किया, हमें 6 माह के अंदर आमदनी चाहिए या हमें कुछ समय बाद चाहिए। फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके के अवेलेबल हैं। जैसे आप जानते हैं कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर रेगुलर डिमांड बनी रहती है और लोग मीट के लिए बकरियाँ खरीदने के लिए आपके पास आते हैं, तो आप हार्डी बकरियाँ खरीदिए और ऐसी बकरियाँ खरीदिए जो तेज़ी से बच्चे देती हैं। अगर आपको लगता है कि डिमांड कम है किसी जगह पर बकरियों की, मुझे दूर बेचने के लिए जाना पड़ेगा, तो आप ऐसी नस्ल की बकरियां मेंटेन कीजिए जो कि मार्केट में बहुत अच्छा पैसा दे सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जमुनापारी है, जमुनापारी इस समय मार्केट में बहुत अच्छा पैसा देती है और जिसकी जो साउथ इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसी तरीके से अगर हम झकराना की बात करते हैं, हमको ये देखना पड़ेगा हमें ऐसी बकरी चाहिए जो हमें मीट भी दे और दूध भी दे। तो झकराना एक ऐसी बकरी है जो अच्छा दूध देने वाली बकरियों में आती है। जमुनापारी भी अच्छा दूध देती है, बट झकराना हमने देखा है कि आमतौर पे बहुत बढ़िया दूध देती है और मीट के लिए भी यूज़ होती है। अगर आप देखते हैं कि आपके यहाँ एरिया में जो है सॉफ्ट मीट खाने वाले हैं तो ब्लैक बंगाल है, छोटी बकरी होती है, आराम से आप उसे मेंटेन कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास जगह कम है तो आप छोटी बकरियों को पालिए, जैसे ब्लैक बंगाल हो गया या बारबरी हो गई। तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि अगर आपका प्रबंधन बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आप चाहते हो कि मैं बकरी पालन करूं और करने के बाद इससे अच्छी आय कमाऊं और आय जो होगी मेरी उससे मैं अपने प्रबंधन को सुधार लूँगा, तो आपको हार्डी बकरियां रखनी चाहिए, जैसे सिरोही है। पंजाब साइड में इस समय बीटल बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि उस परिवेश में ढली हुई है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, अपने संसाधनों का, हम कितना पैसा लगा सकते हैं, किस तरीके से हम बकरी रखना चाहते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो किसानों को ध्यान रखनी चाहिए कि अब नया इंटेंसिव सिस्टम, मतलब आप अपने जो बकरी का घर है वहीं पर बकरी को रखो, जिसमें एक रखने की जगह हो जाएगी और एक थोड़ा खुला एरिया हो जाएगा। बकरी वहाँ घूमती रहेगी और वहीं उसको चरने के लिए आप हरा चारा या दाना दे दो। तो ये भी आजकल प्रचलन में आ गया और इसमें अच्छी ग्रोथ रेट भी देखा गया है बकरी का और बीमारियाँ भी कम होती हैं। तो किसान इन चीज़ों का ध्यान अगर रखता है तो वो बकरी पालन कर सकता है और बकरी पालन से बहुत अच्छे से कम समय में बहुत अच्छी आमदनी ले सकता है। तो ये तो बात थी बकरी पालन की। इसी के साथ ये वक्त हो गया है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह, शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइकाग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। इस माह के पशुपालक कैलेंडर के बाद वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की।
हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग में, जहां हमेशा की तरह बात करेंगे आज फिर कामयाब किसान की दास्तां की। कामयाब किसान की दास्तां में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भाई सत्यवान से। जी हाँ, सत्यवान किसान है जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया है। अक्सर हमारे किसानों के मन में आशंका रहती है कि कहीं जैविक खेती से उनकी उपज ना घट जाए, कहीं उन्हें लाभ कम ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्यवान ने कर दिखाया कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा, फ़ायदा होगा। और जैविक खेती हमारे पर्यावरण, हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं भाई सत्यवान की कामयाबी की दास्तां। कामयाबी और असफलता के बीच एक महीन सी लकीर होती है। जिद और जुनून के पक्के लोग इस लकीर को पहचान कर खत्म कर देते हैं और असफलता को पीछे छोड़कर कामयाबी के रास्ते पर चलने लगते हैं। यह भी सच है कि हर इंसान के लिए सफलता के अलग मायने होते हैं, लेकिन किसानों के लिए सफलता का एक ही अर्थ है, खेतों में फसल अच्छी हो और घर पर सुख समृद्धि हो। लेकिन कुछ किसान सपनों की इन सरहदों को लांघकर कामयाबी के नए सोपान तय करना चाहते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं, वे भी विकास और प्रगति के पथ पर चलना चाहते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं, वे भी चाहते हैं कि उनकी भी अपनी एक पहचान हो, नाम हो, और इसके लिए वे लगातार संघर्ष करते हैं। ऐसी ही एक संघर्ष की कहानी है दरियाकला दिल्ली के किसान भाई सत्यवान की, जो खेती को पूर्ण रूप से जैविक पद्धति द्वारा कर रहे हैं। हमने ये घिया, तोरी और करेला तीनों चीज़ बिल्कुल जैविक और गौमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की हैं। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती। और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता है और वाष्पीकरण के जरिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है, हम कुछ नहीं। जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए भाई सत्यवान बताते हैं कि किस प्रकार वे गाय के गोबर और गौमूत्र से घर पर ही जीवामृत बनाते हैं, जिससे वे अपनी खेती को 0 बजट बना रहे हैं। हमारे दादा बताते थे किसान बाजार में तब जाता था तब उसको लोहा और नमक चाहिए, बाकी उसका सब घर पे होता था, चाहे वो गुड़ है, चीनी है, सब्जी है, दूध है, सब कुछ। कपड़े भी हमारी माँ दादी जो थी वो घर पे ही बनाती थी। अब किसान जब बीज पहले खरीदता है, खाद खरीदता है, दवाई खरीदता है, तेल खरीदता है, पहले बैलों से 0 बजट खेती थी पहले। अब उसी लाइन पे आने से किसान की आय 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो। गोबर बिल्कुल ताज़ी होना चाहिए गाय का, गौमूत्र जितना मर्जी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं होती। ये इसका किसानों ने ध्यान रखना चाहिए। और 8 से 10 किलो गोबर, 8 से 10 किलो गौमूत्र और 2 किलो गुड़ और 2 किलो किसी भी दाल का आटा। और गुड़ भी जो बिल्कुल रिजेक्ट हो वो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
जैविक खेती तभी संभव है जब किसान खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाए। किसानों को भी हम जागरूक करते हैं और बताते हैं कि गऊ क्या है और कैसे जो है गौमूत्र से, गोबर से हम अपने खेतों को और अपने जो है सब्जी और गेहूँ, चारा सब उसी से, केमिकल 5 एकड़ में हम बिल्कुल ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बाकी हमारी मिश्रण खेती है। भाई सत्यवान बताते हैं कि किस प्रकार नौजवान जैविक खेती को अपनाकर अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। किसान जो है मेरे ख्याल से केमिकल में ना जाके और अच्छे से गोबर से, गौमूत्र से, जीवामृत से अपने चारे को उगाएं और उस दूध को भी आप ऑर्गेनिक करके 100 से 120 रुपए किलो से अपना दूध बेच सकते हैं। जो दूर दराज के किसान हैं जो एनसीआर में बैठे हैं वो इस तरह पैकेज का कार्य करें जो कि किसान के पास उन्होंने रोज़ाना ना जाना पड़े, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी ज़्यादा ना हो, या किसान उनके पास आते हैं तो पैकेज बनाएं, उसमें घिया, भिंडी, करेला, 4-5 दिन की सब्जी, कुछ हरी मिर्च और कुछ पुदीना या धनिया डाल के उनको दे दिया। तो अभी आपने सत्यवान की कहानी देखी कैसे इन्होंने जैविक खेती को अपनाया है और आज के समय की मांग भी है जैविक खेती। आशा करते हैं कि हमारे और किसान भी इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। गांव किसान के नए अंक और नई जानकारियों के साथ फिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।